सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि जो आपने सरकार चुनी थी मुसलमानों से नफ़रत करने के लिए, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो आपने सरकार चुनी थी, उसने जो हरकतें शुरू की हैं वो शायद ही इस दुनिया में कोई सरकार करती हो। मैं ठीक हूँ भाई? शायद ही इस दुनिया में कोई सरकार ये हरकत करती हो जो हरकत आपकी चुनी हुई सरकार ने शुरू की है। ये देखिए, ये सड़क की खुदाई जारी है, हाईवे की खुदाई जारी है। ये पुलिस के साथ मिल करके गुंडे पत्थरबाजी कर रहे हैं। एक बेबाक पत्रकार को अरेस्ट किया है जिसके खिलाफ धरना जारी है। जबरदस्ती। और सबसे अच्छी तस्वीर जो भारत के लिए शर्म की तो बात है, हमारे लिए आपकी बात का पता नहीं, ये है दुनिया की एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी बादशाहत दिखा दीजिए। मैं लोकतंत्र की बात नहीं करूंगा, लोकतंत्र में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बादशाहत दिखा दीजिए जहां पर हाईवे पे, जहां पर राजधानी में ये सलिए लगाए जा रहे हैं हाईवे के बीचों बीच में, ताकि कोई गुजर ना सके, कोई निकल ना सके। भारत में आंदोलन बहुत बार हुए, कई बार भारत में आंदोलन हुए। ट्रेनों की पटरियां उखाड़ी गईं, हाईवे को जाम किया गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जनता की तरफ से हुआ। इस बार गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। ये एक एक हाथ की, दो दो हाथ की लोहे की सलियां जो हाईवे के बीचों बीच लगाई जा रही हैं, ये किसके लिए लगाई जा रही हैं? ये ये किसके लिए लगाई जा रही हैं आखिर? कभी सोचा है आपने? ये आपके लिए लगाई जा रही हैं, क्योंकि आपने ये सरकार चुना था बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ये सरकार आपने चुना था, और ये सोच करके चुना था कि हमारा क्या साहब, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, मुसलमान तबाह हो जाएगा, बस। तो आपने कर लिया मुसलमानों को बदनाम और बर्बाद। लोग जो सुन रहे हैं, अगर दिल करे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खैर, ये तो रही किसान की बात। अब बात करते हैं बजट की। 2021 का बजट कुछ इस तरह है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, अब चूंकि आया हूं तो सुना देता हूं। 2021-22 का बजट में अब तक जो सबसे बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो कुछ यूं हैं: एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के हिस्से, वेयर हाउस बेचेगी सरकार। विदेशी निवेशकों को खरीदने का मौका, यानी विदेशी भी खरीद सकते हैं, यानी कि अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ सकती है भारत में। मुबारक हो, हमें, हमारे सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर से विदेशी कंपनियों को हम भारत में हिस्सा दे रहे हैं, पैर जमाने की ताकत दे रहे हैं। खैर, गेल इंडियन ऑयल की पाइपलाइन और स्टेडियम भी बिकेंगे। साहब, अब तो स्टेडियम भी बिकेंगे हैं? अब तो इंडियन ऑयल कंपनी जो गवर्नमेंट की हुआ करती थी वो भी बिकेगी। रेलवे वगैरह, शिक्षा वगैरह, ये सब चीज़ें तो, एयरपोर्ट और प्लेन वगैरह, ये सब तो कोई नई बात नहीं है, सब कुछ बिकेगा भारत में। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब 2022 का बजट आएगा, यानी 22-23 का जो बजट होगा, क्या उसमें हमारी किडनी, हमारी आंखें, ये सब कुछ बिकेगा? नहीं, दिमाग तो है नहीं भक्तों के पास, तो दिमाग तो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन क्या किडनी बेचेंगे? क्या बेचेंगे इस बार?
भारत में कोई ऐसी चीज बच रही है जो बिकने से बची हो? वालेकुम सलाम भाई। कुछ भी ऐसा बच रहा है भारत में जो बिकने से बचा हो? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि भारत बिक रहा है और सब तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि खुद गवर्नमेंट हाईवे पे जाम लगा रही है, खुद गवर्नमेंट हाईवे को खोद रही है, खुद गवर्नमेंट हाईवे को रोक रही है। बड़ी शर्म की बात है कि जनता को रोकने के लिए बल्लम सलिया इसका इंतजाम कर लिया है गवर्नमेंट ने। बड़ी शर्म की बात है। ये हमारा प्यारा प्यारा भारतवर्ष, कोई नई बात नहीं है ये। आप सबके लिए ये लगता होगा कि ओ ये कैसे हो गया, अरे इतनी गिर गई गवर्नमेंट। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत पहले से पता था और मैं हर बार आगाह करता रहता हूँ, कोई नई बात नहीं है। 2015 से अगर मेरी वीडियो देख लीजिए, आप कम से कम 15 से देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक एक पॉइंट पर बात करके आपको बता रखा है पहले से कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और कुछ होने वाला है। अगला जो कानून आएगा वो आप लोगों के होश उड़ा देगा, याद रखिएगा। अगला जो कानून पास होगा, अगला जो बिल पास होगा, भारत सरकार जो बिल पास करेगी वो आप सबके होश उड़ा देगी। बहुत जल्द ये होने वाला है कि भारत में अब किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बगैर चुनाव के ही सारे काम हो जाएंगे। जी हाँ, और अगर आपको ये देखना है ना तो एक बार ईवीएम का बाइकाट करके देख लो। इधर ईवीएम बंद, उधर चुनाव बंद। वो तो ईवीएम से हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं चुनाव, क्योंकि पता है कि ईवीएम से हमें को जीतना है। जिस दिन ईवीएम खत्म हुए उस दिन भारत में चुनाव खत्म हो जाएंगे। अब ये लोकतांत्रिक देश तानाशाह हो गया है। मैंने बहुत सारी कंट्रीज देखी हैं जहां बादशाहत है। अभी प्रेजेंट टाइम जिस कंट्री में मैं हूं यहां पर बादशाहत है, लेकिन अजीब है यहाँ का बादशाह या दूसरी कंट्रीज के बादशाह, अजीब हैं। वो हर वो काम करते हैं जो देश के नागरिकों के हित में होती है। वकार भाई मैं तो मौजूद रहा हूं परमानेंट। हाँ यह है कि थोड़ा कम रहा हूं, हफ्ते में एक आध बार रहा हूं ऐसे। और बताएं आप कैसे हैं, समझ रहे हैं? हर वो काम करते हैं जो नागरिकों के लिए होते हैं, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के हो, उनके रोजगार को लेकर के हो, उनकी शिक्षा को लेकर के हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो, इस तरीके से। लेकिन हमारे भारतवर्ष में यह नहीं होता। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हम भारत माता की जय नहीं कहते, हम भारत माता का भय कहते हैं। हम मरता भारत का भय कहते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में मेरा भारत मर रहा है। सच है ये मरता भारत का भय मैंने कम से कम 2 साल पहले ये नारा दिया था अपने आप में, सोशल मीडिया पर। खुद मैं कहता था कि मरता भारत का भय है मुझे, और ये सच है। अभी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है मेरे भारतवासियों, मेरे प्यारे प्यारे नादान भोले भाले 150 करोड़ लोगों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाले दिनों में जो बिगड़ने वाला है ना, उस पर खास ख्याल रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम ना अपनी मर्जी से कपड़े पहन पाओगे और ना ही अपनी मर्जी से खाना खा पाओगे। चलने की तो बहुत दूर की बात है साहब, बहुत दूर की बात है। उसकी वजह है, हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो जागरूकता की है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो जागरूकता की है। एक कार खरीदते हैं आप, आपको पता है कौन कौन से टैक्स देते हैं आप? नहीं। आपने कार खरीदी, साहब कितने की पड़ी, इतने की पड़ी, और ले लिया और चले आए। आपको पता है रोड टैक्स के साथ क्या क्या टैक्स देते हैं आप स्वच्छता भारत के टैक्स उसी में देते हैं। आप गौ माता को भी उसी में देते हैं, पता है आपको? अगर आप कार खरीद रहे हैं तो उसमें भी आप गाय के लिए, गाय के चारे के लिए, गाय के स्वास्थ्य के लिए पैसा दे रहे हैं, पता है आपको? कभी पता कीजिएगा कि आप कब कब कहां कहां और कैसे कैसे टैक्स देते हैं। जिस रोड को गवर्नमेंट खोद रही है ना, इसका पैसा गवर्नमेंट के बाप नहीं लाए थे, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इससे पहले की सरकार रही हो, चाहे ये रही हो, चाहे आने वाली रही हो, किसी के बाप नहीं लाए, ये तुम सब ने दिए हैं। और हाँ, जो कुछ लोग कहते हैं कि साहब अमीरों के टैक्स के पैसे से गरीब ऐश करते हैं, उनको मैं बता देता हूं। सुनो साहब, गरीब से गरीब
जो 2 रुपए का आटा खरीद करके 2 रुपए का आटा खरीद करके खाता है वो भी टैक्स पे कर रहा है। याद रखना, अब जितने खर्चे तुम्हारे उस हिसाब से टैक्स होगा। जिस हिसाब से तुम खर्च करोगे, अय्याशी करोगे, ऐश करोगे, उस हिसाब से खर्च होंगे। लग्जरी कार में अगर घूमोगे, BMW में घूमोगे, तो जाहिर है कि ज्यादा पैसे की होगी, और ज्यादा पैसे की होगी तो ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। और 800 में घूमोगे तो उस हिसाब से आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, लेकिन देना दोनों में पड़ेगा। अगर एक साबुन की टिकिया खरीदते हो ना, तो टैक्स उसमें भी दिया जा रहा है। तो ये भूल जाओ कि साहब भारत में गरीब तबका टैक्स नहीं देता है, अमीर तबका नहीं, ऐसा नहीं। सब देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। जितना ऐश आराम करते हैं उतना देते हैं। रही बात भारत के चीज़ों की फैसिलिटीज़ की, गवर्नमेंट के चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ हैं कि साहब गवर्नमेंट का पैसा जो आता है उसकी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किसको मिलती हैं? मैं जानना चाहता हूं किसको मिलती है। अगर रोड बनती है तो गड्ढे पहले होते हैं उसमें, लेकिन पैसा तो ताबड़तोड़ दिया जाता है, ऊपर से टूल टैक्स अलग से दिया जाता है। आपको पता है कि भारत में 60% ऐसे टूल टैक्स हैं जहां पर उनका पैसा निकल चुका है, उस रोड का पैसा निकल चुका है, लेकिन वो जारी है। पता है आपको? आपको मैं किसी भी बादशाहत कंट्री में ले चलता हूं जहां बादशाहत होती है। मैं सऊदी अरब को दिखा देता हूं। सुबह 5 बजे से यहां पर बंगाली जो हैं, गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं बंगाली, वो 5 बजे से लेकर के ब्रश और एक डब्बा लेकर के कूड़ा समेटते जाते हैं, रास्ते रास्ते में, गली गली में, हाईवे पे, हर जगह। यानी सफाई डेली का काम है, ये हफ्ते में एक बार नहीं, हर दिन। उनका एक सुपरवाइजर होता है, 15-20 आदमी पर एक सुपरवाइजर होता है जो देख रेख करता है कब किधर और कैसे। उसके बाद लगातार लगातार वो सफाई करते हैं। तो यहां अगर टैक्स का पैसा दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहां डेली बेस पे खर्च हो रहा है, यहां डेली सफाई हो रही है। तो अगर यहां दिया जाए, यहां के लोग दे रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत में डेली बेसिस पे कोई खर्च नहीं है, एक बार रोड बनी और खत्म, किस्सा तमाम, तो फिर किस चीज के टैक्स लिया जा रहा है, किस चीज का टूल टैक्स लिया जा रहा है? और अब तो साहब वो फास्टैग भी आ गया है। अब तो आप न देंगे तो जाएंगे कहां? आने वाले दिनों में हमारे भारतवासियों के सामने जितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, यकीन मानिए कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा। अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो आपका जीना हराम हो जाएगा। जी हाँ, इस गवर्नमेंट ने इतनी तरतीब कर ली है कि आने वाले दिनों में आपका जीना हराम हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। मैं समझा देता हूं। आपको पता है कि किसी भी जगह पर कभी भी जाकर के नेट बंद कर देना, क्यों भाई? किसी क्षेत्र में आप जब चाहें तो तब नेट बंद कर दें। क्षेत्रवासियों को जो असुविधा होती है, रोजगार पे जो असर पड़ता है, उसका क्या? और किस बेस पे साहब, किस बेस पे ये नेट बंद कर दिया जाता है? नेट किस बेस पे बंद कर दिया जाता है? कोई आतंकवादी गतिविधि है, कोई साइबर अटैक होने वाला है, क्या है? क्या पता चला? कुछ नहीं है, सच्ची खबरें लीक ना हो जाएं इसलिए बंद कर दिया। उफ किया किसी ने, जबान खोली। क्या भारत में वकीलों की कमी है? एक PIL दाखिल नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन कौन करे? क्या अदालत में एक PIL नहीं दाखिल की जा सकती है? लेकिन कौन करे? और करे भी तो क्यों करे, और कैसे करे, और कहां करे? अदालत में करे। अच्छा जी, किस अदालत में? उसी अदालत में ना जो अर्नब गोस्वामी के लिए शायद 10,000 या 11,000 केसेस छोड़ करके अर्नब गोस्वामी पर टारगेट करके फौरन उसको जमानत दी गई थी। वो जज साहब करेंगे। वो जज साहब करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे की कई करोड़ की बाइक लेके घूमते हैं। वो जज साहब फैसला करेंगे क्या? या वो जज साहब करेंगे कि मनदीप पुनिया जैसे ईमानदार पत्रकार की, स्वतंत्र पत्रकार की डेट टाइम जो है वो 2 बजे की होती है हेयरिंग की, लेकिन 2 बजे से पहले ही उसको कस्टडी में दे दिया जाता है? वो जज साहब करेंगे। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इस देश में गूंगे और बहरे रहते हैं, और गूंगे और बहरे आप खुद बने हैं। अगर आज जज बिके हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने हालात ऐसे पैदा किए हैं कि वो बिके हुए। आपने किसी एक कौम की नफरत में जो एक जुआ खेला है, आपने बहुत भारी पड़ गया। मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपके जख्मों पे नमक नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए आपने देश तबाह किया है। सच है ये।
लिख के देता हूं। आज जितने किसान बैठे हैं धरने पर, मैं सबसे कहता हूं, आज मैं आपके साथ हूं, हर हाल में हूं, हर सिचुएशन में हूं, बदन का एक एक कतरा आपके साथ है आखिरी दम तक, आपके लिए। लेकिन हकीकत यह भी है कि उस दम हमें खत्म करने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। हम आपके जख्मों को खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि गलती आपने की है। अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम बदला पार्टनर नहीं जानते हैं। जो हमें जख्म देता है, हम उसके जख्मों पर भी मरहम लगाते हैं। हम बदले में जख्म पे नमक नहीं डालते हैं साहब, लेकिन याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि आप समझ जाएं नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ ना करें, इसलिए याद दिलाना जरूरी है। 2% सिख भाई हैं, 2%। सीए से, एनआरसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये साथ में क्यों खड़े थे? क्योंकि इनको पता था कि आने वाले दिनों में अगर आज हम इनके साथ न खड़े हुए तो आने वाले दिनों में एक एक करके इसी तरह सब कुछ ले जाएंगे, इसलिए वो खड़े हुए थे। इनको पता था कि आने वाले दिनों में एक एक करके सब कुछ ले जाएंगे, इसलिए साथ होना जरूरी है। लेकिन तब भी आप लोगों ने ही नारा लगाया था ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। आज क्या कहेंगे आप? मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक साहब से पूछा गया कि साहब आप तो सीए के विरोध में थे, सीए के समर्थन में थे, धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे उनके विरोध में थे। बोले वो मेरी गलती थी। ठीक, मान लिया आपकी गलती थी, लेकिन आपकी गलती कितनी भारी पड़ गई पता है? कि आपके दिमाग नहीं था कि जो आज आपसे वोट ले रहा है ये कह करके कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे, कल आपको क्यों छोड़ेगा? कहा जाता है कि हमारे सामने दूसरे की बुराई जो कर रहा है, यकीन मानो कि दूसरे के सामने हमारी बुराई कर रहा होगा। फिर आप कैसे नहीं समझे, जो आपके सामने आपके लिए दूसरे को बर्बाद करने की बात कर रहा है, वो दूसरे के सामने आपको क्यों नहीं बर्बाद करेगा? भारत में कोई ऐसी चीज नहीं बची है अब जो बिक नहीं रही है। कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा है जो बिक ना रहा हो। चाइना ने भारत के अंदर आकर के गांव बसा लिया है, अब हाईवे भी निकाल रहे हैं, रोड भी निकाल रहे हैं। लेकिन सुरक्षाकर्मी जो हैं वो दिल्ली में लगाए गए हैं। लोहे की सलिया जो है ला करके दिल्ली में लगाए गए हैं। पक्की दीवार उठाई जा रही है बीच बीच हाईवे पर, कहीं हाईवे खोदा जा रहा है, कहीं पक्की दीवार उठाई जा रही है बीचों बीच हाईवे पर। क्यों? किसके लिए? देश के अंदर जो लोग हैं, देशवासी जो हैं, उनको रोकने के लिए। लेकिन अगर चाइना से लोग आ रहे हैं, चाइना के लोग आकर के देश में बस जा रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं देश में, तो कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना मीडिया को है और ना ही देश के सरकार को, गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति की बात करना बेवकूफ़ी है। इसलिए बेवकूफ़ी है क्योंकि राष्ट्रपति के कल दिन के मैंने 12 ट्वीट स्क्रीनशॉट, एक दिन के 12 ट्वीट मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था राष्ट्रपति के, जिसमें उन्होंने कहा था मेरी सरकार। महामहिम, आप भूल गए हैं कि राष्ट्रपति देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। आप भूल गए हैं। आपको कम से कम अपनी कुर्सी की, अपने पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए था। वालेकुम सलाम भाई। गरिमा बनाए रखना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं हैं, प्रवक्ता नहीं हैं। रहे होंगे प्रवक्ता आप, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं, इस चेयर पे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा नागरिक बैठ चुका है। कम से कम यही सोच लिए होते। क्यों भाई? कम से कम यही सोच लिए होते कि आप अपनी तो नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, माना कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मान लिया, कोई जमीर नहीं है आपका, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसा इंसान उस चेयर पे बैठ चुका, कम से कम उसके लिए सोच लिए होते। खैर, जिसका जमीर ही बिका हो उसकी क्या बात करना। भारत में शायद ही कोई ऐसी चीज बची हो। मैं कहता हूं कि भारत में आज जो आवाज उठा रहे हैं, आज के तारीख में जो लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जमीन में हो, चाहे जहां हो, चाहे जिससे हो, जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए उनको। क्योंकि मैंने इसी दौर में, आज की तारीख में, जज और राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के सामने दुम हिलाते हुए देखा है। चाहे वो जमीर बेच के रहा हो,
चाहे जैसे रहा हो, डर कर रहा हो मसला या कुछ भी रहा हो। वालेकुम सलाम भाई, जय हिंद। किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने आप को बेच डाला हो, चाहे डर गए हो, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, मैंने दुम हिलाते हुए देखा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते देखा है। तो अगर आज के दौर में कोई भी नागरिक छोटी सी भी आवाज उठाता है तो ये समझना कि उसका जमीर अभी तक जिंदा है, और बहुत बड़ी बात है ये। अगर किसी का जमीर आज के दौर में जिंदा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लगता होगा कि साहब फायदा नहीं है फायदा। जो लोग बोल रहे हैं ना, अगर ये लोग ना बोलते, जो लोग आवाज उठा रहे हैं ना, अगर ये लोग आवाज ना उठाते तो जिस कंडीशन में आज हो ना, इससे 100 गुना खराब कंडीशन में कल आज होते तुम। याद रखना, इन लोगों की वजह से, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, इन लोगों की वजह से बचे हो। वो वक्ती भी सही, कोई दूसरे वक्त पे उठा रहा है, कोई दूसरे वक्त पे उठा रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, ये कमी है। बिल्कुल सही कहा बिट्टू भाई, तीर भेजा था किसी और के लिए, वो मुड़ के खुद पे आ गया। हाँ देखो, अब यहां पर एक सुशील है, नाम सिर्फ सुशील है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हैं, कुत्ते से भी बदतर। मैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, लेकिन इसको मिर्ची लग गई, ये जो है इसको मैं ले लेता हूं इस टाइम। रुको बेटा, अगर एक बाप की औलाद है तो आ जा तू। नो आंसर पहले हो गया, भाग गया क्या बेटा? एक बाप की अगर तू औलाद है तो आ जा तू लाइन पे। नो आंसर हो गया। चल तुझे मैं पिन कर देता हूं ताकि लोग देख लें कि हमारे देश में कितने कुत्ते अभी जिंदा हैं। शुक्रिया भाई। ये लोग हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? मैंने इनको कहा नहीं, मैंने इनके बाप को कहा नहीं, लेकिन हां इनके नाजायज बाप को जरूर कहा। शायद ये भूल गए कि इनके बाप कौन है। तो जाहिर सी बात है, अगर इन जैसे कुत्ते आज पाए जाते हैं इस क्षेत्र में या इस देश में, उस देश का भला हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अब इस कुत्ते से पूछो, इस कुत्ते से अगर कोई पूछे, कोई भी पूछे, मैं ना सही कोई और पूछ ले इस कुत्ते से कि तुझे क्या बुरा लगा, तो ये कुत्ता बता नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, एक ही बात बताएगा कि मेरे बाप को गलत बोल दिया। और इसका बाप कौन है? जितने हैं ना राजनीतिक पार्टियों में, सब कोई एक होता तब भी ठीक था, चलो भाई एक है, उसको बोल दिया था, बुरा लग गया। जितनी राजनीतिक पार्टियों में सब इसके बाप, इसीलिए बुरा लग गया इसको, है ना। अब इसको अनपिन कर देता हूं इस कुत्ते को। तो ये तो हरकतें हैं यहां। खैर, आप लोग अगर ऐसे कुत्तों से निपट लेना तो दुनिया में, भारत में कम से कम आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी साहब। लेकिन ऐसे कुत्तों से निपटना पड़ेगा। ऐसे कुत्तों से नहीं निपटे तो ये देश को जला के राख कर देंगे। जो हाल आज बने हैं, इससे बदतर हाल हो जाएंगे। और नेक्स्ट कानून का इंतजार कीजिएगा साहब, बहुत जल्दी आने वाला है, एक को छुपाने के लिए। गुलामी सुशील जैसे कुत्तों के खून में है, वरना 1000 साल तक हम गुलामी नहीं करते। बेशक, बेशक सही कहा आपने, है इनके खून में। और इनके खून में ना होती तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि बिल्कुल गुलामी ना करते। गुलामी इसीलिए की गई भारत में क्योंकि इनके जैसे कुत्ते पड़े हैं। खैर, ये अपने बाप के ना हुए, अपनी माँ के ना हुए, अपने बच्चों के ना हुए, तो ये हमारे क्या होंगे और देश के क्या होंगे? ये बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, बहुत बड़े देशभक्त। लेकिन अगर इनसे राष्ट्रगान पूछ लिया जाएगा तो नहीं पता होगा। छोड़िए राष्ट्रगान, तिरंगे में कितने कलर होते हैं, तिरंगे में कितने कलर होते हैं ये नहीं बता पाएंगे ये। सही बात, तिरंगे में कितने कलर हैं ये भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कुत्ते हैं, इसीलिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ता है। अगर ऐसे कुत्ते ना होते तो आवाज ना उठाना पड़ता। खैर, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कानून का आप लोग इंतजार नहीं करेंगे, और इसी बार ख्याल रखेंगे इस बात का कि किसी भी हाल में एकजुट रहना है, किसी भी हाल में एकजुट रहना है। जाति धर्म ये बाद की बात है साहब। इतनी जल्दी इसके ऊपर आप आ करके अपने देश को तोड़ने का काम मत कीजिएगा। आज जो हो रहा है देश में, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी बेहतर नहीं। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आपके लिए भी नहीं। 70 साल तक आज़ादी हजम नहीं हुई, फिर से गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हैं। बाप ढूंढ लिया डंडे खाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत जल्द भारत में दूसरी कंपनियां आ रही हैं, निवेशक आ रहे हैं भारत में, और वो दिन दूर नहीं है
जिस दिन हमारे भारत पर फिर से दूसरों का कब्जा होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है, हकीकत ये। अगर आपको रोकना है इस चीज को, आप अगर चाहते हैं कि आपकी भारत माता फिर से दूसरों के गुलाम ना बने, बिके ना, तो आवाज उठाते रहिएगा, भूलिएगा मत। मनदीप पुनिया, एक तस्वीर उसकी वायरल हुई है, ऐसे शेर अभी जिंदा हैं। उसकी तस्वीर देख के लगा कि ऐसे शेर अभी जिंदा है, क्योंकि जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुआ था तो चीख रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मनदीप ने यह दिखाया है ताकत कि एकजुट रहना। उसने एक मैसेज दिया कि एकजुट रहना, हमें कोई हरा नहीं सकता है। मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर, और एक ताकत, एकजुट होने की एक ताकत दिखाई उसने। आप सबको बताया है कि मैं मजबूत हूं, आप मजबूत रहना बस। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आपकी मर्जी, समझ में आया होगा तो शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय किसान।